हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो अपनी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्लासिफिकेशंस या फिर कहें वर्गीकरण। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, उसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑड फाइंड आउट करना, मतलब कि उन 4 ऑप्शंस में जो सबसे अलग होगा, या तो वो प्रॉपर्टीज़ के बेस पर अलग हो सकता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अलग हो सकता है। ठीक है, तो आज हम इसी क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें इसमें लीस्ट लाइक यानी कि जो कम एक जैसा दिखता है उस पर टिक लगाना है। ठीक है, सबसे पहले बात करें, ऑप्शंस देखने इसमें हमें। तो सबसे पहला ऑप्शन है रिपोर्टर। रिपोर्टर क्या करता है? हमारी न्यूज़ को रिपोर्ट करता है। ठीक है, ऊपर से पब्लिशर जो हमारी न्यूज़ को पब्लिश करता है, प्रिंटर जो हमारी न्यूज़ को प्रिंट करता है, और रीडर जो हमारी न्यूज़ को पढ़ता है। तो इसमें क्या है, ये जो हमारे फर्स्ट 3 ऑप्शंस हैं ये क्या कर रहे हैं? हमारी न्यूज़ को बनाने के काम कर रहे हैं, मतलब कि न्यूज़ को तैयार करने का काम कर रहे हैं, जबकि रीडर जो है हमारा डी ऑप्शन वो सिर्फ पढ़ने का काम कर रहा है। देखते हैं आंसर क्या है हमारा। जी हाँ, ये देखिए, ऑल एक्सेप्ट रीडर, मतलब कि रीडर को छोड़ के आर पर्सन्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ जर्नल, मतलब कि जर्नल को प्रिपरेशन करने के लिए इन्वॉल्व हैं ऑल पर्सन्स, रीडर को छोड़कर। तो आपका आंसर क्या हो गया? रीडर। तो आप रीडर पर टिक करेंगे। इसमें हमसे पूछा गया था कि सबसे लीस्ट लाइक, मतलब कि इनमें सबसे कम मिलता जुलता कौन है। ठीक है, तो हमारा है रीडर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक, मतलब सेम क्वेश्चन है, हमें ऑप्शंस देखने और फिर आंसर देना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा ऑप्शन है गिटार, बी है फ्लूट, वायलिन और सितार। अब इसमें देखिए, यहाँ पर मुझे देखकर समझ आ रहा है, जो सितार है इसमें भी स्ट्रिंग लगी होती है, स्ट्रिंग होती है इसमें भी, और जो गिटार है इसमें भी स्ट्रिंग होती है। वायलिन जो है वायलिन में भी स्ट्रिंग होती है, पर जो हमारा फ्लूट है इसमें स्ट्रिंग नहीं होती। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए? बी। देखते हैं आंसर, ऑल एक्सेप्ट फ्लूट आर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बाकी सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, पर फ्लूट हमारा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको इसी तरीके से आंसर देने हैं जो कि इनमें डिफरेंट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप में जो लीस्ट लाइक है उसको चूज करना है। सबसे पहले देखते हैं फरवरी, मार्च, जुलाई और दिसंबर। ये सारे के सारे मंथ्स नेम है, यानी कि ये लग तो सेम रहे। अब इसके अंदर घुसते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फरवरी में हमारे पास 28 या 29 डेज होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मार्च में हमारे पास 31 डेज होते हैं, जुलाई में हमारे पास 31 डेज होते हैं, और दिसंबर में भी 31 डेज होते हैं। तो डिफरेंट क्या हुआ हमारे पास? फरवरी। तो आपको फरवरी पे आंसर टिक कर देना। आंसर देखते हैं, yes, all except February are month which with 31 days while February has 28 और 29 days। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लॉजिक लगाकर इन पर आंसर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक। ये भी सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, डायगोनल। डायगोनल कैसा होता है हमारा? डायगोनल होता है यहाँ से किसी भी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर में एक बीच से रेखा चली जाती है। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है हमारा सर्कल के ऊपर रेखा, मतलब रेखा की बात हो रही है एक तरह से। डायमीटर क्या होता है हमारे? सर्कल के अंदर पूरा यहाँ से यहाँ तक सर्कल होता है। रेडियस क्या होता है? रेडियस मतलब सर्कल के ऊपर यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की हाफ लाइन, यानी कि डायमीटर का हाफ। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये है डायमीटर है, ये भी सर्कल से रिलेटेड है, रेडियस जो है वो भी सर्कल से रिलेटेड है, और यहाँ तक की टेंजेंट भी हमारा सर्कल से रिलेटेड है। पर जो ये हमारा डायगोनल है ऑप्शन ए, ये हमारा सर्कल से रिलेटेड नहीं है। तो ऑड ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? ए, डायगोनल। आंसर देखते हैं, ऑल एक्सेप्ट डायगोनल आर टर्म एसोसिएट विद द सर्कल, यानी कि और डायगोनल को छोड़ के सभी टर्म सर्कल के साथ एसोसिएट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास किडनी, हार्ट, लंग, ईयर। अब सबसे पहले आप इसमें चेक करेंगे, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। ठीक है, बॉडी के पार्ट्स हैं, मतलब कि ये तो सेम है।
अब देखते हैं इनकी क्वांटिटी, शरीर अपने बॉडी में क्वांटिटी। ईयर हमारे पास 2 होते हैं, लंग्स भी हमारे पास 2 होते हैं, और यहाँ तक कि किडनी भी हमारे पास 2 होती हैं, जबकि हमारे पास हार्ट जो है यानी कि दिल एक ही होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? बी। ठीक है, आंसर देख लीजिए। ऑल एक्सेप्ट हार्ट आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इन अ पेयर, यानी कि सिर्फ हार्ट को छोड़ के सभी बॉडी के पार्ट्स हमारे पास जो भी इन ऑप्शंस में है वो पेयर में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक। ठीक है, हमें लीस्ट लाइक चूज करना है। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए पीनट्स, जो कि मूंगफली के दाने, ग्राम, मस्टर्ड और राइस। यहाँ से क्या है, सभी खाने की चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर देखिए चावल, यहाँ पर चावल थोड़ा अलग सा लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये है जो ये तीनों ये हमारी रबी फसल से उगाई जाती हैं, जबकि जो हमारा चावल है वो खरीफ फसल से उगाया जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी रखनी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको इंग्लिश के वर्ड्स मीनिंग पर भी ध्यान देना, ताकि वो भी हमारे पूछे जा सकते हैं इसी ऑप्शंस के द्वारा। ठीक है, आंसर देखते हैं। ऑल एक्सेप्ट राइस आर रबी क्रॉप, यानी कि राइस को छोड़कर सभी रबी क्रॉप से होती हैं, बाकी जो राइस है हमारा खरीफ फसल से उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही सेम क्वेश्चन है, चूज द लीस्ट लाइक। सबसे पहले देखते हैं ब्रास, डोरालियम, जर्मेनियम और ब्रॉन्ज। ठीक है, इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, ये जो है ये हमारा पहला जो है ये एलोय है। ठीक है, डोरालियम भी हमारा एलोय है, और यहाँ पर ये ब्रॉन्ज भी हमारा एलोय है, जबकि ये हमारा जर्मेनियम जो है ये एलोय नहीं है। ठीक है, ये है हमारा मेटल, जर्मेनियम हमारा मेटल है, बाकी सब हमारे पास एलोय है। तो हमारा डिफरेंस या फिर कहें ऑड ऑप्शन क्या हो गया, हमारा जर्मेनियम। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन है फिजिक्स, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स और डायनेमिक्स। तो ये तो काफ़ी आसान है। ये देखिए इसमें ये जो है ये आपके फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, डायनेमिक्स, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, यानी कि इन्हें कहें तो ये फिजिक्स की ब्रांच है, और ये हमारे पास पूरा का पूरा फिजिक्स है, यानी कि ये फिजिक्स हमारे पास सब्जेक्ट है और ये इसके टॉपिक्स हैं या फिर कहें ब्रांचेज हैं। तो आपके पास ऑड ऑप्शन क्या हुआ, ये, क्योंकि ये सारी तो ब्रांचेज हैं। ठीक है, डायनेमिक्स, मैकेनिक्स एंड ऑप्टिक्स आर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इस तरीके से ये ऑड है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑप्शन दिए हैं चॉकलेट, ब्रेड, बिस्किट और केक। इसमें देख सकते हैं आप, जो ब्रेड है इसको हम तल सकते हैं और गैस पर गर्म भी कर सकते हैं, बिस्किट को भी हम कर सकते हैं, मतलब तल सकते हैं, केक को भी हम, केक भी किससे, ब्रेड से ही बनता है, तो उसको भी हम सेक सकते हैं, मतलब कि ये सेक सकते हैं आराम से किसी भी गैस पे। और चॉकलेट को हम नहीं सेक सकते या तल सकते, तो ये हमारे पास ऑप्शन होगा चॉकलेट। ये देखिए इसका आंसर, ऑल एक्सेप्ट चॉकलेट आर बेक्ड आइटम। बेक्ड आइटम वो होते हैं जिनको हम भून सकते हैं, तल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको ऑप्शन दे दिए एप्पल, कैश्यू, ग्रेप्स और पाइनएप्पल। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइनएप्पल फ्रूट है आपके पास, ग्रेप्स फ्रूट है आपके पास, एप्पल फ्रूट है, जबकि ये फ्रूट नहीं है। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, लिग्नाइट, ग्रेनाइट, बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट। यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, ये भी एक कोल है, मतलब कि आप कोयला कह सकते हैं, लाइनाइट भी कोल है, ओके, और ये भी आपके पास कोल है, जबकि जो ग्रेनाइट है ये आपके पास एक रॉक है, रॉक। ठीक है, तो आपका ऑड ऑप्शन क्या हो गया, सी, ग्रेनाइट। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें आपको बस ध्यान ये देना कि आपको ऑड मतलब कि सबसे पहले आप उनकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। अगर प्रॉपर्टीज सही मिलती है, मतलब कि सबकी सेम मिलती है, तो आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेक करोगे। फिर वो भी सेम मिलती है तो आप उसकी क्वांटिटी चेक करेंगे कि कितनी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, FIR, टेल, ट्रंक और फीदर।
तो ये हमें एनिमल में पाया जाता है, टेल यानी पूंछ, ये भी एनिमल में होता है यानी कि एनिमल का बॉडी का पार्ट है, और ये भी एनिमल की बॉडी का पार्ट है। जबकि जो ये FIR है ये एक ट्री का नाम है, ट्री होता है ये FIR, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ जिनको आप मुझे कमेंट आउट में इनके आंसर बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके आंसर सही हैं या नहीं, ठीक है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये लियोपार्ड, पैंथर, लॉयन, फॉक्स, ठीक है। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप ज़्यादा जल्द से जल्द मुझे आंसर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, आप इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे, ठीक है। फिर अगर आपका आंसर हो जाएगा फिर उसे कंटिन्यू करेंगे, फिर पॉज करेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, टेलीविजन, कंप्यूटर, रेडियो, एक्सरे, इनमें से डिफरेंट वर्ड कौन सा है, यानी कि लीस्ट लाइक कौन सा है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो गाइज कुछ बच्चों के डाउट थे कि केस स्टडी पर एक वीडियो आनी चाहिए, केस स्टडी होती क्या है, केस स्टडी के बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं है, तो हम केस स्टडी को कैसे तैयार करें, केस स्टडी के बारे में कैसे पढ़ें, केस स्टडी कहाँ से आएगी, क्या होती है केस स्टडी। तो इस वीडियो में हम केस स्टडी का आपको पूरा बताएंगे कि केस स्टडी होती क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं केस स्टडी पे, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से देने हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि केस स्टडी होती क्या है। अगर आपको जानना है या फिर आपको कुछ क्वेश्चंस करने के केस स्टडी पे, तो आप गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस, ठीक है। मैं CBSE गाइड की वेबसाइट खोलना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहला लिंक 10th के मैथमेटिक्स के लिए, आपका मतलब कि केस स्टडी किसी भी सब्जेक्ट के बेसिस पे आ सकता है, ठीक है, मैथ, साइंस जो भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ साइंस के बेसिस पर ले लेता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पर 10th क्लास की साइंस है ये, ठीक है। इसमें इसने बताया दिस आर्टिकल विल गाइड यू थ्रू, ठीक है, व्हाट आर द केस स्टडी क्वेश्चंस, मतलब कि केस स्टडी क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है। इसके सैम्पल पेपर्स या क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चंस भी दिखाए जाएंगे आपको, कुछ एग्जांपल्स दिए जाएंगे, और इसमें लास्ट में है हाउ टू अटेम्प्ट द केस बेस्ड क्वेश्चंस इन साइंस, ठीक है। आप किस तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, केस स्टडी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस होते क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, केस स्टडी क्वेश्चंस होते क्या हैं। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए इसने साफ साफ लिख रखा है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द केस स्टडी आर सम रियल लाइफ एग्जांपल्स, मतलब कि ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, आपकी रियल लाइफ से जुड़े हुए कुछ एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद द क्वेश्चंस आर आस्क्ड बेस्ड ऑन ए पैराग्राफ, यानी कि केस स्टडी, आपको कुछ एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको आपको स्टडी करके मतलब केयरफुली रीड करने के बाद उसके ऊपर आपके पास 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी पैराग्राफ के बेसिस पे, ठीक है। इन द मोस्ट केस दीज आर आइदर MCQs, या तो MCQs हो सकते हैं, एसर्शंस हो सकते हैं, या फिर रीजन टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब कि आपको रीजन देना पड़ेगा, या फिर कोई सिनोनिम एंटोनियम टाइप का हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर इसने लिखा है बट द रियल केस मे बी डिफरेंट, जो आपका रियल केस है वो डिफरेंट हो सकता है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। सो रीड द आर्टिकल टिल द एंड, आपको एंड तक उस आर्टिकल को पढ़ना है, देन उसके आंसर्स करने, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से आने वाले हैं, किस तरीके से, मैं साइंस के बारे में बता रहा हूँ अभी, तो आप इसे एज्यूम करेंगे कि ये हर सब्जेक्ट में इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया केस बेस्ड क्वेश्चंस 1, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक पैराग्राफ दिया, ये देखिए सबसे पहले, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चंस करने पर क्या होगा, आपको वहाँ पर चॉइस नहीं मिलने वाली है, या तो आपके 5 के 5 क्वेश्चंस करने होंगे आपको, या चॉइस दे सकता है, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। सबसे पहले इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज न्यूट्रल विद अ pH वैल्यू ऑफ 7, ठीक है। यानी कि जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट है और स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है उनका pH वैल्यू 7 होती है, यानी कि न्यूट्रल होती है। आपको ये कुछ इस तरीके से पढ़ना है, पूरा आपको पैराग्राफ पढ़ना है। इसके बाद इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या तो वो MCQs होंगे, या एसर्शन बेस्ड होंगे, या रीजन बेस्ड होंगे, ठीक है।
मुझे लगता है कि आपके MCQs ही पूछे जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट। तो क्या है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस पैराग्राफ को 100 बार पढ़ लूँ, 200 बार पढ़ लूँ, या फिर मुझे ये आंसर जो इसका है इसी पैराग्राफ में ढूंढने से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप 9th में हैं तो आपको 8th क्लास तक के जो भी टॉपिक्स होंगे, मतलब कि 8th क्लास में आपके पास जो सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, यानी कि केस स्टडी सिर्फ उसी में से आने वाली है। तो आपको नॉलेज वो चेक करेगा इसमें कि आप किस तरीके से पढ़कर इस टॉपिक को अपने माइंड में रिलेट करते हैं कि मैंने ये कहाँ पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये आपकी रीडेबिलिटी को चेक करेगा, इसलिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चंस पूछे गए और आप इसमें चेक नहीं करना कि भाई ये वाला क्वेश्चन हमें यहाँ से आंसर मिल जाए। बहुत ही कम चांस होता है कि आपका ये आंसर डायरेक्ट पूछा जाए। इसको कहते हैं डायरेक्ट पूछना, मतलब कि यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आता है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज न्यूट्रल, व्हाट इज द pH ऑफ दीज टू, ठीक है। तो इसका आप डायरेक्ट दे देंगे कि यहाँ पर 7 लिखा 7। तो इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले। एक आध क्वेश्चन आ गया तो वो अलग बात है, बाकी इस तरीके से डायरेक्ट नहीं पूछे जाने वाले। आपको ये जो केस स्टडी है एक या 2 बार में आपको पढ़ के समझनी है और उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने। In the resistance for a system of resistor, there are 2 methods of joining the resistors together as shown in figure, ठीक है, फिगर में दिया है। अब आप जानते हैं 2 तरीके से, कौन कौन से तरीके से आप रेजिस्टर्स को जोड़ सकते हैं। या तो आप सीरीज में जोड़ सकते हैं या फिर किस में, पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट वो आपका चेक करने वाला है। ये देखिए उसने कहीं पर भी ये दिखाया नहीं है कि किन 2 तरीके से आप जोड़ सकते हैं, पर उस पर क्वेश्चंस जरूर पूछेगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टर्स को अगर हम जोड़ते हैं तो उनके वोल्टेज पर क्या फ़र्क पड़ता है, अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर सीरीज़ में जोड़ते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसके बाद इसी देखिए यहाँ पर द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए रजिस्टर इन सीरीज़। यहाँ पर देखिए उसने सीरीज़ का कोई जिक्र नहीं करा, बस उसने एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि यहाँ पर देयर आर 2 मेथड्स हैं, ठीक है। अगर सीरीज़ में जोड़ते हैं तो वोल्टेज क्या होगा, ये क्वेश्चन इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर द करंट इज वी। तो करंट क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता। तो आप I क्या हो जाएगा आपके पास, V/R। तो आप इस तरीके से आंसर्स को करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन ही पूछेगा आपसे, ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन से नहीं पूछने वाला। और इसके बाद मैं बता दूँ कि अगर आपके पास इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं है तो आपके पास छोटा पैराग्राफ, यानी कि 2 लाइनों में भी वो पैराग्राफ को ख़त्म कर सकता है। ये देखिए यहाँ पर उसने दिखाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एक उसने क्वेश्चन दिया, ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर अ। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 सेंटेंसेस में उसने अपना पैराग्राफ ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इस पर भी आपके पास 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, यानी कि जो ऑल लिविंग सेल्स हैं उन्हें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए। और जो ये एनर्जी है वो क्या, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट और आइदर यूजिंग ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन से मिलती है, या तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा या विदाउट ऑक्सीजन के, ठीक है। इसी के बेसिस पर आपको ये 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। अब अगर पैराग्राफ बड़ा होता तो आप ये क्वेश्चंस को ये देखते कि भाई ये क्वेश्चंस इस पैराग्राफ में मिल जाए, मतलब कि डायरेक्ट आंसर्स देने की कोशिश करते, पर ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एनर्जी इन द केस, इसमें पूछा गया एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल इज ऑब्टेन बाय, यानी कि हायर प्लांट्स और एनिमल किस तरीके से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, किस तरीके से लेते हैं, ब्रीथिंग। तो हायर प्लांट्स किस तरीके से लेते हैं, टिश्यू रेस्पिरेशन, ऑर्गन रेस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। और इसका यहाँ पर आप कुछ ढूंढ भी नहीं सकते कि हमारा यहाँ पर, आपको बस क्या है कि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपने ये सही से अपना प्रीवियस क्लास जो सही से पढ़ी होनी चाहिए। 9th वालों के लिए 8th के साइंस या मैथ के क्वेश्चंस आने वाले और 11th वालों के लिए 10th के आने वाले केस स्टडी के बेस पर, ठीक है।
11th के लिए तो मुश्किल ही है केस स्टडी, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। अगर आपको इस वेबसाइट का लिंक चाहिए तो आप mycbscguide.com से इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे थे कि सर एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की एक वीडियो बना दीजिए, एटलीस्ट ये बता दीजिए कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं और आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं, ठीक है। Application based questions are type of questions in which you are asked about the usage or application of a specific phenomena or a chapter, ठीक है। यानी कि उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा कि आप किसी फिनोमिना या फिर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसको आप रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई करते हैं या फिर इसका कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो आपसे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले। मान लीजिए कि आपने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, तो आपसे टीचर या एग्जामिनर पूछ सकता है कि वेयर डू यू सी दिस टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि आप रिफ्रैक्शन को कहाँ देखते हैं, ठीक है। आपने रियल लाइफ में रिफ्रैक्शन को कहाँ देखा है, उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सब मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 8th क्लास का हमारे पास चैप्टर है, 8th क्लास का चैप्टर है लाइट। इससे भी पूछे जा सकते हैं। ये देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है हमारे पास कि कोई भी इंसिडेंट रे जो है टकराएगी अगर किसी एंगल से तो उसी एंगल से वापस आएगी। तो हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो आपको ये लॉ याद रखना है, ठीक है। एंगल सबसे पहले ये लॉ यहाँ पर देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपसे पूछ सकता है कि अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या फिर आपसे पूछ सकता है कि आपने इस जो ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, अगर हम किसी बॉल को दीवार से टकराते हैं और वो वापस आती है उसी एंगल से, तो ये एक्सपेरिमेंट आपने रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई करा है तो और आप इसे कहाँ देखते हैं, ठीक है। तो रियल लाइफ का एक एग्जांपल बता देता हूँ। आपने अगर एक्सरे करवाया हो तो एक्सरे से क्या है, आपके शरीर बॉडी पर लाइट पड़ती है और टकरा कर वापस जाती है। उससे क्या है, आपके स्पॉट्स जो बॉडी पर स्पॉट्स हैं वो पता चलते हैं, जहाँ दिक्कत है आपकी वो पता चलती है। इसके बाद देखिए इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। रिफ्रैक्शन पर बन सकते हैं, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल और कुछ भी। आपने रिफ्रैक्शन कहाँ देखा, आपने देखा होगा कि अगर आप पानी में पेंसिल डालते हैं, पेन डालते हैं, वो थोड़ा टेढ़ा सा दिखाई देता है हमें पानी के अंदर, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इसका लाइव एग्जांपल क्या है, आप इसको कहाँ यूज़ करते हैं, हम इसे सबमरीन डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सबमरीन की दिशा पता करने के लिए यूज़ करते हैं, रडार पे यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि, और हाँ एक और, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर किस लिए यूज़ किया जाता है, ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन के लिए यूज़ किया जाता है, बिजली को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ किया जाता है, वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं कि किस तरीके से पूछ सकता है। यूज़ योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करते हुए ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी होगी तो उसके बेसिस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी जिसमें कि ये बॉल, सपोज कर लीजिए कि आप हैं और यहाँ पर ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा एक रास्ता है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि एज द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए पॉइंट ए टू डी द सरफेस, एक सरफेस पे ए से डी तक मूव करता है। द सम ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज आर, यानी कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है वो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, सेम रहेगी, ठीक है, ए से डी तक चलने पे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक चलने पर
यानी कि ये एक रियल लाइफ बता रहा है कि अपने आप को यहाँ पर रख कर देखिए और फिर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन सेम, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी वो सेम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द ऑब्जेक्ट विल हैव ए मिनिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट विच पॉइंट, यानी कि किस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होएगी। अब देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हाइट के। और यहाँ पर देख लेते हैं हम सबसे पहले, यहाँ पर देखिए यहाँ ए पॉइंट पर आपको कितनी हाइट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा, यहाँ से बिल्कुल थोड़ी सी हाइट है, यहाँ से देखिए, और यहाँ से देखिए कितनी हाइट है, यहाँ से मतलब कि सबसे कम हाइट कहाँ पर है, यहाँ पर। प्रोपोर्शनल का मतलब है जैसे कि आपकी हाइट जितनी ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी, जितनी कम उतनी ही कम एनर्जी। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस जो होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कहलाते हैं। ठीक है, सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।